अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। जी 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 अदनान। हाँ सर, यहाँ पे जुम्मा 2 बजे होना है, तो मैं जुम्मे के बाद कॉल ज्वाइन कर लूँ? 2 बजे तो उतनी देर लेक्चर का क्या होगा? तो यहाँ पे तो जैसे रिंग और मस्जिद भी नहीं है ना, गांव में नहीं। चलें देख लें जैसे तो इजी हो आपके लिए। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ जैसे इजी हो आपके लिए, अगर आपको लगता है कि ज्वाइन कर लोगे तो ठीक है, आप 2 बजे ज्वाइन कर लो। जी बच्चे, आप दोनों ने लैब जो मैंने अपलोड की थी 2 डॉक्यूमेंट, उनकी प्रैक्टिस की है इस वीक में या नहीं? जी तो हबीबा मैं एंड रिकॉर्डेड से बोलूँगा ना बाद में। ठीक है, कोई मसला नहीं अदनान। थैंक यू। जी हबीबा एंड होला, आपने वो लैब स्टार्ट की है? नो सर, अभी नहीं स्टार्ट की। अभी नहीं स्टार्ट की तो इसका मतलब है कि असाइनमेंट फिर मुश्किल होने वाली है। चलें कोई नहीं, आज हमने जो है इसके ऊपर डिस्कशन करनी है और उनकी ओवर राइटिंग के ऊपर डिस्कशन करनी है। तो जिस तरह हमने लास्ट टाइम आईपीसी के ऊपर काम किया कि हमने कहा कि अगर आपने दो प्रोसेसेस के बीच कम्युनिकेशन करवानी है तो उसका एक तरीका है कि आप अननेम्ड पाइप यूज़ कर लें। तो हमने जो पाइप है वो फिर पाइप की कमांड के ज़रिए क्रिएट किए थे, और रीड राइट की कमांड के ज़रिए जो है ना वो हमने डाटा जो है वो फ्लो किया था। हमने कहा था कि पाइप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बाइट रीडेबल डाटा होता है और बाइट राइटेबल डाटा होता है। तो आपने जितना भी डाटा रीड या राइट करवाना है तो आपके पास नंबर ऑफ बाइट्स होनी चाहिए। तो आप जो भी डाटा मूव करेंगे उसको नंबर ऑफ बाइट्स की फॉर्म के अंदर मूव करेंगे, जिसकी एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में वो करके भी देखी थी कि हमने एक पूरा प्रॉपर प्रोग्राम जो था वो आईपीसी के थ्रू जो है वो सॉल्व करके देखा था। फिर हमने उसमें एक बड़ी चीज़ पॉइंट आउट की थी कि आपने तमाम अनयूज्ड एंड जो हैं उनको क्लोज भी करना है, अदरवाइज़ आपकी रीडिंग राइटिंग में कोई डाटा करप्ट हो सकता है। जब हमने इसकी पाइप्स की कॉल या इस तरह की चीज़ें स्टार्ट की थी तो उससे पहले हमने कहा था कि हर प्रोसेस का ना एक डिस्क्रिप्टर टेबल भी होता है। इसमें हमने टोटल 3 डिस्क्रिप्टर जो थे वो कहे थे वो फिक्स हैं। एसटीडी इन यानी कि कीबोर्ड से या किसी भी तरह कोई भी आपके प्रोग्राम में एज एन इनपुट चीज़ आएगी तो वो एसटीडी 0 पे आएगी। अगर आप कुछ आउटपुट करवाना चाहते हैं तो वो एस टी डी आउट आपके एफ डी 1 के ऊपर आएगी। देन जो आप लोकल एफ डीज बनाते हैं वो फिर इनके बाद कहीं आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हमने कहा था कि जब आप फोक कॉल करते हो तो आपके क्या हो जाते हैं, आपके 2 कॉपीज़ बन जाती हैं डिस्क्रिप्टर्स की। एक पेरेंट प्रोसेस के पास होती है और एक चाइल्ड प्रोसेस के पास डाटा होता है। अब क्या होता है, एक ही एस टी डी इन के ऊपर दोनों चीज़ें पॉइंट कर रही होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि एक प्रोग्राम से दूसरे चीज़ को इनपुट आउटपुट करवानी हो तो हम जो है वो डुप की एक कमांड है उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि हम एक ही एस टी डी इन की एज इट इज़ कॉपी
दूसरे एसटीडी इन को दे देंगे, या एसटीडी इन का डाटा हम डायरेक्ट पाइप के ऊपर जो है वो राइट भी करवा सकते हैं, डायरेक्ट किसी फाइल के ऊपर पॉइंट करवाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डुप की कमांड के ज़रिए एसटीडी इन जो है वो उस प्रोग्राम का अपडेट करना शुरू कर देते हैं। आप देखें कि डाटा यहाँ से पहले पाइप पे आया और चाइल्ड प्रोसेस के एसटीडी इन पे भी लिखा गया और चाइल्ड प्रोसेस के एफडी 0 के ऊपर भी जो उसे हम पास कर देते हैं। तो इसकी मदद से जो है ना हम क्या करते हैं, हम डिस्क्रिप्टर्स के डाटा एक एंड से दूसरे एंड तक या एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे या ओरिजिनल एसटीडी आउट पे इनपुट भेजने की बजाय हम इनको ओवरराइट करके अपने प्रोग्राम में कहीं ना कहीं इनपुट जो है वो करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर अब आप इस कमांड को देखें तो इस कमांड ने क्या करना है, ls/sort, ये जो स्लैश का साइन है ये एक्चुअली एक पाइप का साइन होता है। तो वो कहता है जी आपने क्या करना है, ls की कमांड को पाइप पे राइट करना है और पाइप पे जो भी डाटा आएगा उसको वो सॉर्ट की कमांड से सॉर्ट कर देगा। तो अब इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि एक्चुअली हमसे ये क्या डिमांड किया जा रहा है, हम क्या करते हैं, हम पहले ls की कमांड को ना एग्जीक्यूट करते हैं। ये मैंने ls की कमांड को एग्जीक्यूट किया तो आप देखें कि एक सादा सा फोल्डर है, तो मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ ताकि हमें कोई डाटा जो है ना वो नज़र भी आ जाए। जी मैंने ls किया तो आप देखें काफ़ी ज़्यादा डाटा जो है ना वो टर्मिनल पे प्रिंट हुआ है। तो जब वो टर्मिनल पे प्रिंट हुआ इसका मतलब आउट आई, एसटीडी आउट पे डाटा गया है। जब एसटीडी आउट पे गया है तो डिस्क्रिप्टर 1 के ऊपर जो डाटा है वो हमारा पेस्ट हुआ है। अब आप देखें तो ये डाटा जो है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑलरेडी सॉर्ट है। तो मैं पाइप का सिंबल ऐड करके, तो अब आप देखिए मेरे पास डाटा जो है वो रिवर्सली ऑर्डर में जो है वो सॉर्ट हो गया हुआ है। और हाली ls की आउटपुट नहीं आई, ls की आउटपुट पहले पाइप पे लिखी गई है, पाइप पे लिखने के बाद उसने उसको क्या किया है, रिवर्स सॉर्ट आउट किया है। तो हमने भी जो है हम जो काम करने जा रहे हैं हम इसी तरह की एक कमांड जो है उसको टेस्ट करेंगे कि ये किस तरह से हमारी कमांड जो है वो वर्क करेगी। ये एक हमारे पास कमांड लिखी हुई, एक्चुअली कैपिटल R इज रिकर्सिवली काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये। तो अब आप देखें तो हमारे पास एक कमांड लिखी हुई है ls/-r पाइप का साइन ग्रेप, और वो एसटीडी ढूंढने को कह रहा है। एसटीडी जो है वो शायद हमें मिले ना, तो हम कहते हैं हम w से चलने वाली फाइलें ढूंढेंगे, /more का कीवर्ड जो है वो यूज़ कर रहा है। तो अगर आप इसकी हायरार्कियल फॉर्म देखें तो एक प्रोसेस ये है जिसने कि एक फंक्शनैलिटी हमारे लिए परफॉर्म करनी है, दूसरा प्रोसेस हमारे लिए ये है जिसने एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, और तीसरा प्रोसेस हमारे लिए ये है जिसने कि एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। तो अगर मैं इसको वैसे टर्मिनल पे एज इट इज़ चला के देखूं तो लेट्स से कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो ये मैंने जनाब इसे पेस्ट किया, तो और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ W। आप देखें कि सॉरी -r जो है वो बहुत टाइम ले लेगा, तो हम -r लिख लेते हैं स्मॉल वाला। तो यहाँ पे उसके बकौल ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो ls-r grep -more। तो ये देखिए ऐसी तमाम फाइलें जिनमें किसी न किसी तरीके से W अक्कर हो रहा था, वो फाइलें इन्होंने हमें सारी ढूंढ दी हैं। तो आए हम देखते हैं जब हम प्रोग्रामेटिकली इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तब हमारे सिस्टम का क्या बिहेवियर होगा। तो अब इसकी अंडरस्टैंडिंग जब मैंने डेवलप की तो मुझे ये पता लग गया कि मुझे टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस है ना वो 3 बनाने हैं। एक प्रोसेस जो ls वाला काम करके देगा, एक प्रोसेस जो ग्रेप वाला काम करके देगा, और एक प्रोसेस जो मोर वाला काम करके देगा। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मुझे जो ls का डाटा है वो जो इस पाइप के ऊपर राइट करना है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। ठीक हो गया।
तो इससे मुराद है कि एक पाइप जो है वो मुझे यहाँ रिक्वायर्ड है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको दूसरे पाइप पे राइट करना है, तो इससे मुराद है कि एक पाइप मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब है कि जो पहला प्रोसेस है वो अपना डाटा एसटीडी आउट पे लिखने की बजाय कहाँ डाटा राइट करेगा, वो डाटा अपना राइट करेगा पाइप के ऊपर। फिर इसी तरह जो प्रोसेस 2 है वो अपना डाटा जो है वो भी कहाँ राइट करेगा, वो राइट करेगा एसटीडी आउट की बजाय पाइप के ऊपर। एंड जो फाइनल आंसर हमारे पास होगा वो कहाँ राइट किया जाएगा, वो एग्जैक्टली एसटीडी आउट के ऊपर ही राइट किया जाएगा। तो अब क्या है, ये मेरा मेन प्रोसेस है लेट से, उससे मैं अगर काम करवा लूँ LS-R वाला तब भी ठीक है। तो इसका हम नाम दे देते हैं, ये काम करेगा नंबर 1 का। उसके बाद मैं एक फोक करके जो है वो एक काम करवा लेता हूँ, डेट इज़ नंबर 2 वाला काम करवा लेता हूँ। जब वो काम हो जाए तो मैं फिर एक फोक करके जो है वो नंबर 3 वाला काम जो है वो करवा सकता हूँ। दिस इज़ द वन अप्रोच जो आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी अप्रोच क्या है कि मैं पेरेंट प्रोसेस से कोई काम ना करवाऊँ, फोक करूँ, एक चाइल्ड हमारा नंबर 1 वाला काम करे, एक चाइल्ड हमारा नंबर 2 वाला काम करे और एक चाइल्ड हमारा नंबर 3 वाला काम करे। तो आपको इनमें से जो भी अप्रोच ईजी लगे आप वो कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें कि हमारा पहली कमांड चलेगी तो दूसरी चलनी चाहिए, तो हम ये तो मेक श्योर नहीं कर सकते कि पहले पेरेंट चलेगा कि पहले चाइल्ड चलेगा, बट हम वेट की कमांड के ज़रिए ये मेक श्योर कर सकते हैं कि जब पेरेंट अगर बारी आ जाए तो वो फ़ौरन कहाँ चले जाए, चाइल्ड के वेट में, और चाइल्ड जो है वो एग्जीक्यूट हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं नीचे वाली अप्रोच यूज़ करूँगा, मैं एक पेरेंट के 3 चाइल्ड बना लूँगा और उन तीनों से ये काम जो है वो करवा लूँगा। तो एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड कैसे बनते हैं जी हबीबा? दो से ज़्यादा बार फोर करने से। ओ की कमांड एक्चुअली यूज़ करने से क्या होगा, हमारे पास मल्टीपल चाइल्ड जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। अब एक ही पेरेंट के हमें चाइल्ड चाहिए, तो इससे मुराद है कि हमें ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन के अंदर फोक करना पड़ेगा ताकि सिर्फ वही पेरेंट जो है वो अपना चाइल्ड क्रिएट करें। तो आए हम इसका थोड़ा सा कोडिंग फॉर्म देखते हैं ताकि हमारा हैंड ऑन प्रैक्टिस भी साथ साथ जो है वो इंक्रीज होता जाए। तो न्यू फाइल डेस्कटॉप पे हम बना लेते हैं। उसका नाम हम आज रख देते हैं dope.c। अगेन हम डिस्क्रिप्टर्स को ओवरराइड करने लगे हैं, इसलिए हमारे पास जो पहले से अवेलेबल सिस्टम कॉल है, डेट सिस्टम कॉल इज़ dup2। एक्चुअली 2 कॉल्स हैं, हम जो है वो इसमें से dup2 यूज़ कर रहे होंगे। dup2 में आप एक नया डिस्क्रिप्टर पास करते हैं कि अब आपने कौन से डिस्क्रिप्टर पे हुक करना है और क्या डाटा हुक करना है, तो वो ऑटोमेटिकली किसको किसके साथ हुक करना है वो उसमें हुकिंग का मैकेनिज्म जो है वो अवेलेबल हो जाता है। अगर मैं मैन डुप करूं तो यू विल फाइंड आउट कि एक ओल्ड एफडी पास करें कि कौन सा पुराना डिस्क्रिप्टर है जिससे हुक करना था, और एफडी न्यू के अब किस डिस्क्रिप्टर को उसकी जगह जो है वो आपने हुक कर देना है। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास 2 किस्म के एरर्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला एरर हमारे पास क्या अवेलेबल होता है कि जो आपने ओल्ड एफटी डिस्क्रिप्टर दिया है, लेट से पुराना कोई डिस्क्रिप्टर, और वो वैलिड नहीं है, देन आपकी कॉल भी फेल हो जाएगी और आपके जो न्यू डिस्क्रिप्टर्स हैं ना उनको क्लोज कर दिया जाएगा। और आपको पता है कि अगर एक दफ़ा डिस्क्रिप्टर क्लोज हो जाए तो उसे हम रीओपन नहीं कर सकते हैं। और अगर वो कहता है कि जी अगर आपका ओल्ड डिस्क्रिप्टर वैलिड फाइल डिस्क्रिप्टर होगा तो न्यू फाइल डिस्क्रिप्टर भी जो है वो उसी जगह पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। जी आपको चीज़ें इसलिए पता होनी चाहिए कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो इसके ज़रिए बनाए जा सकते हैं कि व्हाट हैपन इफ़ ओल्ड डिस्क्रिप्टर इज़ नॉट वैलिड, व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ dup2 फंक्शन कॉल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि न्यू एफटीबी हमारे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और ऑन सक्सेस जो है
वो नए फाइल डिस्क्रिप्टर रिटर्न कर दिए जाते हैं, और ऑन फेलियर जो है वो -1 का एरर जो है वो हमें रिटर्न कर दिया जाता है। इसको यूज़ करने के लिए जो हेडर फाइल है वो डेट इज कॉल्ड unistd.h। हम जो है वो unistd.h जो है ना वो इंक्लूड कर लेते हैं। हमने जो कमांड इम्प्लीमेंट करनी है वो हम यहाँ लिख लेते हैं अपने लेक्चर से, कि हमने जो है वो बेसिकली थोड़ी सी मॉडिफाइड कोड यूज़ करना है। तो लेट्स से कि हमने डब्ल्यू फाइंड करना है और मोर से करना है। ठीक हो गया। ये हमारे पास सादा सा जो है एक प्रोसेस है जो हमें नज़र आ रहा है। तो इसमें देखा जाए तो हमने देखा कि हमें 2 पाइप्स तो रिक्वायर्ड है डाटा लिखने के लिए। ठीक हो गया। तो इससे ये मुराद है कि अब मुझे दो की 2 अरेज चाहिए ताकि मैं डाटा रीड एंड राइट कर सकूं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट से FD1 बना लेते हैं और एक बना लेते हैं FD2। जी, पाइप क्रिएट करने की क्या कॉल होती है? जी होला, पाइप क्रिएट करने की क्या कॉल होती है, सिस्टम कॉल जो हम यूज़ करते हैं? जी होला, पाइप क्रिएट करने की सिस्टम कॉल सर नहीं पता। पिछला लेक्चर नहीं लिया? पिछला लेक्चर भी आपने अटेंड किया है, उससे पिछला भी किया। हम इतने अरसे से पाइप की सिस्टम कॉल यूज़ कर रहे हैं। वो हमारे पास सिंपल पाइप होती है, PIPE पाइप। एक पाइप मैंने क्रिएट किया जिसमें FD1 मैंने पास किया, और अगेन दूसरा पाइप मैंने कॉल किया, मैंने FD2 पास कर दिया। तो अब मुझे ऑन अ सक्सेसफुल कि ये काम ठीक हुआ है कि नहीं, पाइप क्रिएट हुए हैं कि नहीं। तो ऑन सक्सेस पाइप क्या रिटर्न करता है? जी, ऑन सक्सेस पाइप हमें क्या रिटर्न करता है? आप तीनों में से कोई भी बता दें, ऑन सक्सेस पाइप हमें क्या रिटर्न करता है? आप मैन पेज से देख के भी बता सकते हैं कि ऑन सक्सेस पाइप हमें क्या रिटर्न करता है। कोशिश करें साथ साथ पढ़ना शुरू कर दें, मुश्किल हो जाएगा बाद में। ऑन सक्सेस जो है वो पाइप हमें 0 रिटर्न करता है। तो मैंने चेक किया कि क्या ये दोनों मेरे पाइप जो हैं वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गए हैं या नहीं हुए। मैंने स्टेटस चेक कर लिया, अगर तो दोनों सक्सेसफुली क्रिएट हो गए हुए हैं तो अब मुझे कोई फंक्शनैलिटी जो है ना वो परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोक करना पड़ेगा। जैसे मैं फोक करूँगा तो मेरा एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशन जो है सिस्टम का वो क्रिएट हो जाएगा। तो लेट्स से कि मैं पहले चेक करता हूँ, फोक रिटर्न स्टेटस इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा चाइल्ड प्रोसेस है। चाइल्ड प्रोसेस में मैंने फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म करनी है, ls-r वाली। ठीक है जी, ये फंक्शनैलिटी जो है वो मैंने प्रोसेस करनी है। एल्स इफ मैं चेक करता हूँ कि ये मेरा पेरेंट प्रोसेस तो नहीं है। पेरेंट प्रोसेस को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फोक का स्टेटस ग्रेटर देन 0 चेक करना पड़ता है। पेरेंट प्रोसेस ने क्या करना है, पेरेंट प्रोसेस ने सबसे पहला काम करना है कि उसने वेट करना है चाइल्ड के किल होने का। जब चाइल्ड किल हो चुका होगा तो एक काम हो चुका होगा हमारे पास। तो जब एक काम हो चुका होगा तो उसके बाद इसने फ़ौरन क्या कर देना है, एक मज़ीद फोक की सिस्टम कॉल जनरेट कर देना ताकि एक चाइल्ड कोड बनाया जा सके। एल्स हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो एरर है।
printf fork failed। ये होगा चाइल्ड ने क्या काम करना है, अगर आप देखें तो चाइल्ड ने ls माइनस आर की जो एग्जीक्यूशन है ना वो करनी है। अब हमने किस तरह पढ़ा था, अगर आपको 2 लेक्चर पहले याद हो, तो कौन सी ऐसी सिस्टम कॉल थी जो चाइल्ड में प्रोसेस रिप्लेस करने के काम आती थी या पेरेंट में? जी, कौन सी ऐसी सिस्टम कॉल थी जो प्रोसेस की बाइनरी रिप्लेस करने में काम आती थी? जी, प्रोसेस की हमने बाइनरी रिप्लेस की थी जब हमने कहा था कि क्या फ़ायदा अगर पेरेंट और चाइल्ड डुप्लीकेट काम ही करते रहें, तो हमें एज सच कोई एडवांटेज नहीं है। वाई नॉट के हम किसी ख़ास कमांड के ज़रिए चाइल्ड प्रोसेस का जो डाटा है उसको चेंज कर लें। तो उसके लिए हमने एक कमांड पढ़ी थी। जी जी जुनेद, हमने क्या कमांड पढ़ी थी? तो आपके एक सीपी आज की ज़ीरो लगानी पड़ेगी। हमने कमांड पढ़ी थी एग्जैक की कमांड। हमने कहा था एग्जैक फैमिली के ज़रिए हम जो है हम अपना डाटा जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब एग्जैक के ज़रिए ls मैंने एग्जीक्यूट करनी है और उसका जो फ्लैग है डेट फ्लैग इज़ -r। और जितने भी एग्जैक एल वाली कमांड्स हैं डेट एंड विद नल टर्मिनेटर, क्योंकि ये लिस्ट होती है हमारे पास और लिस्ट हमारे पास हमेशा नल से टर्मिनेट होती है। तो अब ज़रा एक दफ़ा इस कमांड को ना टर्मिनल पे एग्जीक्यूट वैसे करके देखते हैं कि अगर मैं एक कमांड चलाऊं तो क्या आंसर आना चाहिए। तो कुछ इस तरह का आंसर आना चाहिए कि मेरी जो पूरी डायरेक्टरी है ना वो रिवर्सली सॉर्टेड होनी चाहिए। अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो जी वेट की सिस्टम कॉल का मैंने वो नहीं डाला हुआ हेडर फाइल्स। तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी से उसको मैन टू वेट करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हेडर फाइल्स क्या हैं और वो हम इजीली ऐड कर सकते हैं। अगेन हेडर फाइल्स याद करने की सारी ज़रूरत नहीं है, हम इजीली फ्रॉम द आवर टर्मिनल हम चेक कर सकते हैं कि हमारी क्या है। तो हमारे पास कोई आउटपुट जो है वो जनरेट नहीं हुई भी, तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा एग्जैक्ट तो नहीं फेल हो रहा। कि इफ exec status is equals to 0, let me check one more time कि exec का रिटर्न स्टेटस क्या होता है। -1 होता है जी। तो लेट्स से इफ exec status is equals to -1, तो हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं printf exec fail। ठीक हो गया। अदरवाइज हमारे exec की वजह से ये स्टेटमेंट नीचे वाली जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो सॉरी, पहले मैं कंपाइल कर लूँ इसे देन एग्जीक्यूट। तो उसने मुझे बताया कि मेरे पास जो एग्जैक है ना वो फेल हो गया। तो एग्जैक फेल क्यों हुआ होगा? क्योंकि मेरे पास राइट परमिशन नहीं होंगी। चेक वन टाइम के एग्जैक हमारा क्यों फेल हुआ यहाँ पे, देन हम जो है वो फर्दर इसको मूव करते हैं कि शायद मेरे पास डेस्कटॉप की राइट एक्सेस अवेलेबल ना हो। मैं अपनी डायरेक्टरी जो है वो चेंज कर लेता हूँ एक दफ़ा। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम।
इसे अगेन फेल आ रहा है। अब हमारे पास जो है वो राइट एक्सेस अवेलेबल नहीं थी, हमने जो है वो इसको राइट एक्सेस इनेबल कर दिया। अब बेसिकली होगा क्या कि जब आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको सबसे पहले देखने की ज़रूरत है कि क्या आप इसी तरह, अगर आपका भी एग्जैक्ट फेल हो रहा है, अगर आपके पास, इसका मतलब है कि माइट बी देयर टू चांसेस। द नंबर वन चांस इज कि आपने कोई गलती की है प्रोग्राम के अंदर, नंबर टू कि आपके पास राइट एक्सेस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, रीड राइट एक्सेस। जब आपके पास एक्सेस अवेलेबल नहीं है तो व्हाट शुड यू नीड टू डू, आपने अपने कोड को कंपाइल करने से पहले लिखना है सूडो। ठीक है, सूडो स्पेस एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम। ये आपसे वन टाइम पासवर्ड पूछेगा, जैसे इसने मेरे से पहले पूछा था। आई जस्ट एंटर द पासवर्ड, उसके बाद जो है ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो देखें जी, ls-r ने क्या किया है, रिवर्सली सॉर्टेड कर दिया मेरे प्रोग्राम को। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मेरा जो आंसर है ना ls-r का, वो कंसोल की बजाय एक पाइप पे राइट किया जाए। ठीक हो गया। तो पाइप पे राइट करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, अब पेरेंट ने इस पाइप के ऊपर डाटा राइट नहीं करना है, तो लेट से मैं क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ वन का राइट हैंड। ठीक हो गया। चाइल्ड में मैं जाता हूँ, चाइल्ड में मैं कहता हूँ कि जनाब हमने क्लोज करना है fd1 का रीड एंड, क्योंकि चाइल्ड ने तो राइट करना है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब मुझे हुक करना है। क्या हुक करना है, मुझे हुक करना है कि किसी तरह मेरा डाटा जो ज़ीरो डिस्क्रिप्टर के ऊपर जा रहा था, एसटीडी आउट पर जा रहा था वन डिस्क्रिप्टर के ऊपर, तो वो अब उधर जाने की बजाय पाइप के वन डिस्क्रिप्टर के ऊपर जाना शुरू हो जाए, पाइप के राइट एंड पे जाना शुरू हो जाए। तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड होती है, उसको हम डुप के तौर पर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब डुप टू की कमांड हमारे लिए क्या करेगी, डुप टू में हम सबसे पहले बताते हैं ओल्ड डिस्क्रिप्टर हमने बताना है। ठीक है, तो ओल्ड डिस्क्रिप्टर हम क्या कहते हैं, हमारा है fd1 का राइट एंड, और न्यू डिस्क्रिप्टर के जो उसमें कॉपी करवा देना है हमने, वो हमने करवाना है एसटीडी आउट यानी कि वन। अगेन हम जाके देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप देखें एसटीडी आउट जो है वो हमारा डिस्क्रिप्टर वन होता है। तो जब हमने एसटीडी आउट वाला काम करवाना है तो कौन सा हम डिस्क्रिप्टर यूज़ कर रहे होंगे, फाइल डिस्क्रिप्टर वन को यूज़ कर रहे होंगे। अब एक्चुअली होगा क्या, अब आपका क्या हुआ, आपने रीड एंड क्लोज किया और एसटीडी आउट को हुक कर दिया पाइप के राइट एंड के ऊपर। तो अब जो आपकी कमांड चलेगी वो एसटीडी आउट पे डाटा दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन एसटीडी आउट कहाँ पॉइंट कर रहा है, उस पाइप के राइट एंड के ऊपर पॉइंट कर रहा है। तो आपका डाटा अब टर्मिनल पे लिखा जाने की बजाय सारा कहाँ लिखा जाएगा, पाइप के ऊपर लिख दिया जाएगा। तो इसको टेस्ट आउट करने के लिए मैं कोड कंपाइल करता हूँ और उसके बाद जो है वो उससे एग्जीक्यूट करवाता हूँ।
तो देखिए मेरे पास टर्मिनल पे कोई आउटपुट नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने अपना जो एसटीडी आउट है उसको हुक कर दिया पाइप के राइट एंड के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली डाटा कहाँ लिखा गया? पाइप के राइट एंड के ऊपर। अब जब ये पेरेंट चल के वापस आया तो हमारे पास क्या हुआ? अब पाइप के राइट एंड के ऊपर कोई ना कोई डाटा जो है वो अवेलेबल है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक फोक कॉल और कर देता हूँ। अब जब मैं एक नई फोक कॉल भेजूंगा तो अगेन पेरेंट ने तो फिर कोई काम नहीं करना, क्योंकि पेरेंट ने तो सिर्फ चाइल्ड के किल होने का इंतज़ार करना है। क्योंकि हमें सिर्फ ये पता है कि हम वेट की सिस्टम कॉल की मदद से इन्फोर्स कर सकते हैं कि जब तक चाइल्ड किल नहीं हो गया पेरेंट अपना काम क्या रहे, इंतज़ार करता रहे। तो इस तरह अगर पेरेंट पहले स्केड्यूल हो भी जाए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिंपल क्या करना शुरू कर देगा, वो सिंपल अपने चाइल्ड के किल होने का इंतज़ार करेगा। तो लेट्स इक्वल टू 0। अब अगर चाइल्ड इक्वल टू 0 है तो चाइल्ड ने क्या करना है? चाइल्ड ने सबसे पहले रीड आउट करना है डाटा फ्रॉम पाइप। ठीक हो गया। और लेट्स से अभी हम कहते हैं कि इसका आंसर भी ना हम कंसोल पर लेकर देखते हैं कि क्या आंसर कंसोल पे आता है कि नहीं। उसके बाद फिर जो है ना वो हम आंसर जो है ना उसके ऊपर भी ले लेंगे, दोबारा पाइप के ऊपर जो है ना राइट कर देंगे। तो पेरेंट ने कुछ भी नहीं किया, पेरेंट ने क्या किया, वेट नाल अपने चाइल्ड के किल होने का इंतज़ार कर लिया। अब अगेन डाटा मैंने क्या करना है, पाइप से रीड आउट करना है। तो सबसे पहले मुझे क्लोज करना पड़ेगा राइट हैंड, क्लोज कर दिया। अब रीड करना है एसटीडी इन, यानी कि रीड करके सिस्टम में इनपुट लानी है, मैंने अपने प्रोग्राम को इनपुट देनी है। तो इससे ये मुराद है कि मैं रीड करूंगा FD0 से, और क्या होगा उसका 0 डिस्क्रिप्टर जो है वो हमारे पास उसको हमें रीड करवाएगा। और रीड करवाने के बाद मैंने क्या कर देना है, मैंने सिंपली क्या कर देना है, सॉरी FD1 है हमारे पास, FD खाली कोई नहीं है। अगेन एग्जैक की जो कमांड है वो एग्जीक्यूट कर देनी है। एग्जैक LP हम यूज़ करेंगे ताकि हम पाथ आइडेंटिफाई कर सकें। तो ग्रेप, और उसमें हमने ढूंढना क्या, उसमें हमने ढूंढना था W। पहले हम खुद चलाकर देखते हैं कि अगर हम मैनुअली ये कमांड दें ls-r/grep और डबल कोट्स में W, तो हमारे पास क्या इनपुट आती है। तो हमारे पास कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटपुट जो है वो आनी चाहिए, जिसके अंदर W जो है वो कंटेन हुआ होगा। आए अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा होता है कि नहीं। तो अगर आप कंपैरिजन करें तो एग्जैक्टली सेम वही आउटपुट मेरे प्रोग्राम ने जनरेट कर दी है जो कि हमें सिस्टम के अंदर रिक्वायर्ड थी। ठीक हो गया। तो अब चूंकि ये आउटपुट भी जो है वो मैंने, अगर क्वेश्चन को देखें तो कंसोल की बजाय एसटीडी आउट की बजाय मैंने कहाँ राइट करनी है, एक पाइप के ऊपर राइट करनी, जो हमारा क्या है FD2 है। तो आए क्लोज करते हैं, टू का रीड एंड, क्योंकि मैंने क्या करना है, मैंने राइट करना है। और साथ ही मैं क्या करूंगा, हुक करूंगा। अब FD2 का राइट एंड मैंने हुक करना है। एक टाइम में एक ही डिस्क्रिप्टर का एंड जो है वो हुक हो सकता है। तो पहले पाइप का डिस्क्रिप्टर तो हम हुक कर चुके थे पहली प्रोग्राम की आउटपुट के लिए, तो दूसरे प्रोग्राम की अब आउटपुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे पाइप का हुक करना पड़ेगा डिस्क्रिप्टर। अब चाइल्ड किल हो गया, अब पेरेंट ने तो सिर्फ मोड की कमांड ही रन करनी है, तो आप डायरेक्टली भी वो कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल और लेकिन कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए इससे पहले डाटा पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, FD2 के रीड एंड से। तो हम पहले क्लोज कर लेते हैं FD2 का राइट एंड,
और फिर डिस्क्रिप्टर को हुक करते हैं dup2 की मदद से। कहाँ हुक करना पड़ेगा? fd2 के रीड एंड के ऊपर। कहाँ से? पाइप के रीड एंड से। तो अब हमारे पास, हम पहले वैसे चलाकर देखते हैं कि अगर हम मोड की कमांड भी दे दें तो सेम वही आउटपुट आ रही है जो पहले आ रही थी। तो लेट्स रन फ्रॉम आवर कोड। तो आप देखें एग्जैक्टली वो कमांड हमारे पास जो है वो आ गई है। अगर आप इसे चेंज करके देखना चाहते हैं कि कोई कमांड क्या फ़र्क पड़ा भी है कि नहीं, तो मैं सॉर्ट की कमांड भेज देता हूँ। तो सॉर्ट में देखें कि आउटपुट जो है ना वो चेंज हो गई है। तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, मोर की बजाय सॉर्ट की कमांड रन कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या चीज़ जनरेट कर रहा है। तो आप देखें कि अब मेरा भी जो है वो प्रोग्राम ने डाटा जो है वो सॉर्ट कर दिया। तो अब कोई मुझे बता सकते हैं कि डिस्क्रिप्टर को हुक करने का फ़ायदा क्या हो गया हमारे पास? जी, डिस्क्रिप्टर को हुक करने का फ़ायदा क्या होगा? जी, एनीवन के डिस्क्रिप्टर को हुक करने का एडवांटेज क्या हुआ? जी हबीबा या होला, आप में से कोई बताना चाहे कि डिस्क्रिप्टर को हुक करने का फ़ायदा क्या हुआ? चलिए, डिस्क्रिप्टर को हुक करने का या ओवरराइड करके अपनी मर्जी के आउटपुट दिलाने का फ़ायदा ये हुआ है कि जो हम पहले बार बार डाटा जो है वो पहले पाइप पे लिखते थे, पाइप से रीड की कॉल भेजते थे, फिर राइट की कॉल करते थे, राइट के ज़रिए डाटा लिखते थे, रीड हमारी ब्लॉकिंग कॉल थी, प्रोग्राम वेट करता रहता था जब तक कि वो कॉल ख़त्म नहीं हो जाती थी, हम जो है वो फर्दर मोड शिफ्ट नहीं कर पाते थे। तो उस डुप की कमांड से हमें ये फ़ायदा हो गया कि जो डिस्क्रिप्टर से डाटा हम आउटपुट पे भेज रहे थे वो आउटपुट या इनपुट देने की बजाय वो डायरेक्टली हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, अपने पाइप्स के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जो डाटा पासिंग है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई है, आसान हो गई हुई है। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ फिर हमें यूज़ करने का? इसका बेनिफिट हमारे पास ये है कि कल को हमें जब भी डाटा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को पास करना हो सकता है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम सिंपली डुप की मदद से प्रोग्राम के डिस्क्रिप्टर्स को ओवरराइड करके जो है वो डाटा पास आउट कर सकते हैं। अगेन एग्जैक्ट एलपी यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि हमारे पास प्रोग्राम लिस्टेड होता है तो हमें एज सच कोई इशू नहीं होता। देन अगर अभी जो हमने किया हमारे पास सिंपल प्रोग्राम था, लेट्स से कि मैं एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ जिसमें कि मैं अपना पूरे का पूरा डाटा जो है वो फाइल पे राइट करना चाहता हूँ। ठीक हो गया जनाब? मैं अपना पूरा डाटा क्या करना चाहता हूँ, एक फाइल पे राइट करना चाहता हूँ। तब मुझे क्या करना पड़ेगा? लेट्स से कि मैं जो कमांड एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ दैट प्रोग्राम इज़ ls-l और इसका आंसर जो है वो input.txt पे रीडायरेक्ट कर दिया जाए। अब ls -l -r जो भी है वो एज इट इज़ ये फंक्शनैलिटी यहाँ परफॉर्म हो रही है। ठीक हो गया? इसका डाटा कहता है कि आप पाइप पे राइट करने की बजाय आप एक फ़ाइल के ऊपर राइट कर दें। तो अब डाटा फाइल पे कैसे राइट आउट किया जाए, किस तरह से रीडायरेक्शनल ऑपरेटर को समझा जाए कि रीडायरेक्शनल ऑपरेटर क्या है। तो हमारे पास जो है वो दो तरह के रीडायरेक्शनल ऑपरेटर्स हैं, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन। ठीक है? जब ग्रेटर देन साइन अवेलेबल होगा तो इससे ये मुराद है कि आपने जो डाटा है वो जो लेफ़्ट साइड पे आपकी कमांड है उधर से डाटा उठाना है और राइट साइड वाली फाइल पे राइट कर देना है। ठीक हो गया? अगर ग्रेटर देन का साइन है। और अगर लेट से लेस देन का साइन है तो इससे ये मुराद है कि आपने डाटा इस फाइल से पढ़ना है और इस कमांड को जो है वो दे देना है एग्जीक्यूट करने के लिए।
तो दो तरह के हमारे पास सिंबल आ गए, एक रीडायरेक्शनल है ग्रेटर देन और एक रीडायरेक्शन है लेस देन। ग्रेटर देन का जो सिंबल है इससे ये मुराद है कि आपने जो भी अभी कमांड एग्जीक्यूट की है इसका डाटा अगली फाइल पे राइट कर दें, और लेस देन से मुराद है कि आपने जो भी फाइल पे डाटा आपकी राइट हुआ पड़ा हुआ है वो डाटा आपने इस प्रोग्राम को जो है वो दे देना है। अब बात ये आती है कि हम किस तरह से या किस तरीके से जो है ना वो अपने फाइल डिस्क्रिप्टर जो है ना वो ओपन कर सकते हैं फाइल पे डाटा लिखने के लिए। तो जब कभी भी हमें डाटा अपने फाइल पे राइट करने की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइल ओपन का फंक्शन जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ओपन का फंक्शन आप देखें तो एक सिस्टम कॉल है हमारे पास, नथिंग एल्स जस्ट अ सिस्टम कॉल। ओपन की सिस्टम कॉल हमारे लिए क्या करती है, ओपन की सिस्टम कॉल कहती है कि जी आप मुझे सबसे पहले बता दें पहला पैरामीटर ओपन की कि मैंने किस फाइल के ऊपर राइट करना है, फॉर एग्जांपल input.txt। ठीक है, उसके बाद उसके 3 तरह के मोड होते हैं। ठीक है जी, आप अगर लेट्स से अगेन ये सारे मोड ना ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहूँ नहीं जी मुझे तो ज़ुबानी याद होने चाहिए, बस मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने कौन सा मोड यूज़ करना है। ठीक है, अब आप देखिए तो यहाँ पे ये सारे मोड जो है ना वो राइट हुए हैं। ठीक है, लेट्स से जब भी फाइल बनानी है ओ क्रिएट का मोड जो है वो यूज़ कर लेना है। अगर मैंने पहले से बनी हुई फाइल में डाटा लिखना है तो इससे मुराद है कि मैं डाटा क्या करना चाह रहा हूँ, अपेंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं ओ अपेंड का मोड यूज़ कर लूँगा। फिर फाइल के ऊपर एक्सेस क्या होनी चाहिए, रीड राइट एग्जीक्यूट, तो 0 टेट्रा 7 जो है वो आप उसको लिख देते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जनाब आप एक फ़ाइल ओपन करें जो कि हो input.txt। ठीक हो गया, इंटीजर टाइप का डिस्क्रिप्टर। अब मैंने क्या कहा कि वो फाइल ओपन करो, क्रिएट करो। अगर फाइल पहले से नहीं पड़ी हुई तो फाइल क्रिएट कर दो, पाइप का सिंबल। अगर कोई फाइल पहले से बनी हुई है तो उसमें से डाटा क्या कर दो, ट्रंकेट कर दो। ट्रंकेट से मुराद होता है कि फाइल बनी रहेगी, उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो आपने रिमूव करना है, और उस फाइल के ऊपर रीड राइट की मुझे क्या दे दो, परमिशंस दे दो। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अब हमारे पास जो डिस्क्रिप्टर अवेलेबल है वो एक पाइप नहीं है, एक फाइल है। ठीक है जी, तो फाइल का मैंने क्या किया, मैंने कहा fd का जो है वो राइट कर देना, ls-r जो है वो सारी इनपुट उसके ऊपर राइट कर देना। तो ये नीचे वाला कोड हम कमेंट आउट करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत अब नहीं है। तो ले जी, पेरेंट लेट से अगर स्केड्यूल हो जाता है पहले तो पेरेंट अपने चाइल्ड का वेट करेगा, और चाइल्ड ने जो डाटा है वो कहाँ राइट कर देना है, input.txt पे ls-l लिख लेते हैं हम। तो आए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक दफ़ा कि हमारा सिस्टम जो है वो क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करता है। तो ले जी, उसने कहा जी आप ओपन का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपने उसकी ना हेडर फाइल ऐड नहीं की हुई, तो मैन टू ओपन। ले जी, ये टोटल 3 जो हेडर फाइल्स हैं वो ये सिस्टम इंक्लूड करवाना चाहता है। तो आए हम देखते हैं तीनों पेज की। तो आप देखें टाइप्स वाली मेरे पास पहले से ऐड है, वो मैंने रिमूव कर दी है। बकाया दोनों जो है वो मैंने अपने सिस्टम में ऐड कर ली है। अगेन हेडर फाइल्स सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं होगी वो सिस्टम हमें बता देगा कि हमने कौन सी ऐड करनी है। मैंने नाम गलत लिख दिया था, fd आ जाएगा। ये जनाब अब कोड मैंने कंपाइल किया एंड सक्सेसफुली मैं उसे एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा हूँ। तो अब देखें यहाँ पे कुछ नहीं आया, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपने डेस्कटॉप पे जाकर देखता हूँ क्या एक फ़ाइल बनी है input.txt। तो अगर आप यहाँ देखें तो एक फ़ाइल जो है वो input.txt के नाम से बनी है, और ये देखें ls-l का जो सारा डाटा है उस फाइल में रीडायरेक्ट कर दिया गया है। तो दिस इज़ कॉल्ड रीडायरेक्शनल ऑपरेटर्स। तो आपके पास 2 तरह के रीडायरेक्शनल ऑपरेटर हैं, ग्रेटर देन और लेसर देन के। एक ऑपरेटर मैंने आपको जो है वो एग्जीक्यूट करके दिखा दिया, बकाया जो एक आधा ऑपरेटर होगा
वो आप अपनी असाइनमेंट में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फाइल फॉर द डिस्क्रिप्टर्स, लेट मी शेयर विद यू ऑन द टीम्स। अब आप लोग जो है वो जल्दी से अपने अपने कंपाइलर ओपन कर लें। एक स्टेटमेंट मैं पेस्ट कर रहा हूँ, वो आप लोगों ने जो है वो सॉल्व करके सबमिट करवानी है। ये कोड मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है और जो स्टेटमेंट है वो मैं आप लोगों की चैट में पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो उसे जल्दी से सॉल्व कर सकें। और अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। जी मैं अटेंडेंस भी कॉल कर लेता हूँ। चलिए 5 लोग आगे हैं, मैं अभी कॉल कर लेता हूँ अटेंडेंस। पहले आप लोग जो हैं वो सीपी के तौर पर ये एक स्टेटमेंट है जो मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसका नाम नवंबर हो, आप यहाँ पे अगेन डब्ल्यू भी लिख सकते हैं नवंबर की जगह। ये एक स्टेटमेंट है, ये आप लोग एग्जीक्यूट करें और इसे आप लोगों ने सबमिट करवाना है। जी जनाब, आप लोगों ने इसको कोड करना स्टार्ट किया। जी जनाब, इस प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे बताएं कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस मैंने बनाने हैं। सबसे पहले तो ये डिसीजन होना चाहिए ना कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस मुझे रिक्वायर्ड है। जी तो स्टेटमेंट कहाँ पे आई है? चैट में मैंने पेस्ट किया है। सबसे पहली चीज़ जो अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस मुझे रिक्वायर्ड है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस
आई नीड। जी हबीबा, में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होंगे? जी होला, अदनान, असफन, जुनेद, कितने प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होंगे? लेक्चर स्टार्ट। मैं अपना लेक्चर वो सुन लूंगा रिकॉर्डेड। सही। जी हबीबा होला, आप बताएं कितने को रिक्वायर्ड होंगे हमें प्रोसेसेस? जी जनाब, कोई आइडिया नहीं। देखें, जितने प्रोग्राम या जितने भी कमांड्स पाइप के सिंबल से, जो स्टेट लाइन सिंबल है, डेट सिंबल इज कॉल्ड पाइप, सेपरेटेड होंगे ना, उतने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो अब बताएं इस प्रोग्राम में कितने प्रोसेसेस जो हैं वो पाइप के सिंबल से सेपरेटेड हैं, तो कितने प्रोसेसेस फिर हमें रिक्वायर्ड होंगे? 3। टोटल कमांड्स हैं 4, 1 2 3 4। तो कितने रिक्वायर्ड हुए हमें? 4। पहली कमांड है, उसने आंसर एक पाइप पे राइट करना है, तो दिस इज द वर्क ऑफ वन प्रोसेस। फिर वो अगला प्रोसेस ग्रेफ नवंबर ने उस पाइप से पढ़ना है और दूसरे पाइप पे लिख देना है, दिस इज द सेकंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस ने उस पाइप से पढ़ के सॉर्ट करना है, एंड फोर्थ प्रोसेस ने नेक्स्ट पाइप से पढ़कर लेस की जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड 4 एंड टोटल नंबर ऑफ पाइप्स आर रिक्वायर्ड इज 3। तो इस तरह से जो है वो आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैं इसकी आज रात तक की सबमिशन बना देता हूँ ताकि आप लोगों की जो है वो एक सीपी भी काउंट हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में अगेन हमारा जो इस वीक नेक्स्ट वीक की पहली क्लास होगी, एक क्विज उसमें और एक क्विज जो है वो नेक्स्ट वीक की सेकंड क्लास में भी है। जो फर्स्ट क्लास में क्विज होगा उसमें आपको एमसीक्यूज बेस्ड क्विज आएगा, और जो सेकंड क्लास होगी उसमें आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी। तो मेक श्योर कि आप रेडी हो दोनों तरह की प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने के लिए। सबसे पहले मैं सबमिशन बना दूं, उसके बाद मैं डुप से रिलेटेड लैब मैनुअल भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं ताकि आप लोग उसकी भी प्रैक्टिस कर सकें।
सी फाइल 5 मार्क्स की एक्टिविटी होगी और चलें कल रात तक की सबमिशन जो आपको दे देते हैं ताकि आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी जो है वो सुन सकें। ये आपकी एक्टिविटी आ गई और मैं जो हूँ वो लैब मैनुअल भी आपके लिए जो है वो अपलोड कर देता हूँ। तो तुम डी में जाकर लैब 7 है करिए। जी लैब 7 है ये। जी आपकी टीम्स के ऊपर जो है वो मैंने सारा डाटा जो है वो शेयर कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप लोग जो है वो इस पे काम कर लेंगे। ठीक हो गया जनाब। अगेन जो बच्चे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था वो रिकॉर्डिंग देख लें और जो चीज़ ना समझ आए